वो शुरुआत या मध्य या चरम सबका निचोड़ जो है, यही लगता है कि क्या बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। ये चर्चा यहीं से शुरुआत करते हैं। मुझे एक गाना हमेशा याद आ रहा था, आपको सलाह देने का मन कर रहा था कि उसको आप थीम सॉन्ग बना लीजिए, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। और कांग्रेस को तो बना ही लेना चाहिए, इंडिया गठबंधन को तो बना ही लेना चाहिए कि इसको थीम सॉन्ग के रूप में। देखिए, हम एक बात डिफरेंटली करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से हम इसको अलाइन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए एक राजनीति शुरू की, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे एक राजनीति शुरू की। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में मैतेई चाहिए, कुकी नहीं चाहिए, ये भी करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्या अब इंडिया और भारत के नाम पर दक्षिण और उत्तर में, दक्षिण नहीं चाहिए जहां इंडिया सबसे ज्यादा बोला जाता है, और हम केवल उत्तर के ही लोगों से हम जीत लेंगे और सरकार में आ जाएंगे। क्या इस दक्षिण को नकारने की सियासत, उत्तर को पकड़ने की सियासत की ओर तो नहीं बढ़ रही है? या फिर भाषाई आधार पर भी आप देखिए दक्षिण और उत्तर करने की कोशिश। आप तमिलनाडु में जिस तरीके से आक्रामकता स्टालिन के मुद्दे पर दिख रही है, जो कटुता नजर आ रही है, तो वो दक्षिण और उत्तर करने पर वो ज्यादा ध्यान दे। ऐसे भी दक्षिण में बीजेपी का कुछ रह नहीं गया है, तो वो दक्षिण को नकारने, धिक्कारने, दुत्कारने की हद तक जा करके राष्ट्रवाद को समेट करके उत्तर भारत पर कहीं ले जाने की रणनीति पर तो काम नहीं कर रही है। ये बहुत गंभीरता से मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि उसकी सियासत की प्रवृत्ति यही है। उसके बाद मोहन भागवत जी ने जो बात कही, जिस समय पर कही, क्योंकि माइंड तो वहीं से आता है, नागपुर से ही माइंड आता है। मोदी जी का इतना माइंड नहीं है, नहीं तो वो एक साथ 4 अलग अलग सदियों के संतों को एक साथ वो नहीं जोड़ेंगे, और भी बहुत सारे रडार और बादल का समन्वय नहीं देखे। उनका माइंड नहीं है, हम सब जानते हैं। वो कितना पढ़े लिखे हैं वो सब जानते हैं, हम लोग डिग्री के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उनको ज्ञान मिलता है नागपुर से। और इस बार मोहन भागवत जी ने एक बार फिर उल्टा ज्ञान दिया है, उल्टी गंगा बहाई है। आपको याद होगा बिहार का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने आरक्षण पर तान छेड़ दिया था, उनका बीजेपी का क्या हुआ सबको पता है। इस बार पूरे देश में लुटिया डुबो दी है मोहन भागवत की, और इंडिया को मोहन भागवत का शुक्रगुजार रहना चाहिए, शुक्रगुजार रहेगा हमेशा इंडिया मोहन भागवत का, कि उन्होंने जो तिलिस्म था उस तिलिस्म को खुद ही तोड़ने का काम किया है। ऐसे समय में इंडिया नहीं बोलना है और भारत बोलना है जैसी सीख दी है, ये सीख भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती, उसकी पूरी सियासत के लिए आत्मघाती साबित होने जा रही है। और जिस दिशा में वो नफरत की सियासत को बढ़ा रही है उत्तर दक्षिण के तौर पर, भाषाई स्तर पर, इससे भी ऐसा नहीं, ऐसा क्यों होगा सोच समझिए। ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत सबका सब भारत बोलने में रुचि रखता है और इंडिया बोलने में रुचि नहीं रखता है। भारत शब्द का इस्तेमाल हम लोग आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं, दक्षिण में भी जुड़े हैं जो संस्कृत निष्ठ भाषाएं हैं, लेकिन बोलने में दक्षिण में इंडिया ज्यादा इस्तेमाल होता है और उत्तर में भारत। लेकिन इंडिया तो हर घर में अंग्रेजी पढ़ने वाला व्यक्ति, विदेश में रहने वाला व्यक्ति, आज कौन नहीं इंग्लिश पढ़ रहा है। पूरे देश, पूरी दुनिया में अगर इंडिया का प्रभुत्व है, एनआरआईज हैं, और जिस पर हम नरेंद्र मोदी जी आए दिन गर्व करते नहीं थकते थे, उन सबका आधार तो अंग्रेजी में ही जान छिपी हुई है, अंग्रेजी से ही तो सब फैले हैं। तो इसलिए इंडिया जो है हिंदी बेल्ट में भी उतना ही पॉपुलर है। अब यहाँ मैं कहूँगा कि प्रेम कुमार और घर में बबलू है ना, भाई बबलू बोलोगे या प्रेम कुमार बोलोगे? तो बबलू तो घर के लोग बोल सकते हैं, लेकिन क्या प्रेम कुमार चाहेगा कि दुनिया भी हमको बबलू बोले? नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उसका जो नाम है, सर्टिफिकेट में नाम है, सारी चीजों पे सब जगह प्रेम कुमार है।
तो वो प्रेम कुमार चाहेगा। तो इंडिया का नाम यूएन में इंडिया रहे, दुनिया में इंडिया रहे, हम इंडियन कॉन्टिनेंटल हैं, इंडियन कॉन्टिनेंटल, हालांकि हिंदी में भी बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने की इच्छा किसी हिंदी भाषी में भी नहीं होगी। तो इसलिए ये फेल कार्यक्रम है इनका, नफरत की सियासत ये फेल होने वाली है। तो मैं संक्षेप में, मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी है। जी 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 प्रेम कुमार जी, बिल्कुल। इंडियन ओशन, हिंद महासागर, हिंद महासागर, अब कितनी जगह फंसी हुई बीजेपी दिखाई देती है। जी राजीव जी, विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है और उसका चूंकि एजेंडा तय नहीं है, तो उसमें जिन विषयों पर चर्चा होगी ऐसा मान रहे हैं, हो या ना हो, जो अटकलें हैं उसमें एक देश एक नाम भी है, भारत और इंडिया भी है, महिला आरक्षण बिल भी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी है, और भी जो जो बातें लोग जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं। तो इन सब का कारण इस चर्चा में संभवतः आपने ही कहा था कि जब से अडानी प्रकरण आया तो बैलून जो रोज फूट रहे हैं, तो वो बैलून इस तरीके से एक के बाद एक लाए जा रहे हैं कि अडानी वाली चर्चा वास्तव में गुम हो गई है। इंडिया भी उसको मुद्दा बनाने के बजाय इन्हीं मुद्दों में उलझ करके रह गया है, और इसमें बीजेपी थोड़ा सफल होती दिख रही है। तो एक देश एक चुनाव तो ऐसे भी एक ऐसा विचार है राजीव जी जो कि फ्लॉप विचार है। एक देश एक चुनाव तो पहले था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, और उसके बाद सामान्य गति से डेमोक्रेटिकली हम इस अवस्था में जहां पहुंचे वहां पहुंचे। तो एक फ्लॉप विचार को फिर से स्थापित करने की जो कोशिश है, वो कोशिश बिना डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज किए हुए संभव नहीं है। कुछ भी डिसीजन लेंगे आपको डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और चूंकि डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो किसी भी डेमोक्रेसी पसंद करने वाले लोगों को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर एक देश एक चुनाव से जरूरी दूसरे चुनाव सुधार हैं जिसको किए जाने चाहिए। एक तो ये है कि 118 करोड़ यहाँ पर एलिजिबल वोटर्स हैं, 94 करोड़ का लिस्ट में नाम है, लगभग 24 करोड़ लोग तो वोटर लिस्ट से बाहर हैं, 23 करोड़ में सरकार बन रही है। तो जब जितने में सरकार बन रही है उससे ज्यादा लोग का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो पहला चुनाव सुधार यहाँ प्राथमिकता होनी चाहिए ना। और भी है क्या, एक देश एक चुनाव से क्या क्रिमिनल सदन में जाना बंद कर देंगे, पहुंचना उनका बंद हो जाएगा? क्या धन बली बाहुबली का प्रभाव खत्म हो जाएगा? क्या सुधार हो जाएगा एक देश एक चुनाव से? आप बोलते हैं पैसा बच जाएगा, इसका भी एक विश्लेषण करा ही लिया जाए, पैसा कितना बच जाएगा, तो वो भी एक बात समझ में आएगी। जिस तरीके से पूरे चुनाव तंत्र में धन का बोलबाला है, और एक पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड में 90% तक का पैसा इकट्ठा कर रही है, चोरी छिपे बता नहीं रही है देश को, तो वो इसका बेनिफिशियरी होगा ना कि एक साथ एक चुनाव कराएंगे और अधिक से अधिक संसाधन झोंकेंगे और चुनाव जीतेंगे। जो कमजोर पार्टियां, उनके पास पैसे कहां से आएंगे सारे चुनाव लड़ने के लिए? तो ये एक एडवांटेज लेने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन आप सही बता रहे कि बीजेपी के भीतर भी इन विचारों के खिलाफ में अब लामबंदी शुरू हुई है। मैंने पहले भी अक्सर ऐसा कहा है कि जब कोई बहुत मजबूत सरकार सत्ता में रहती है तो उसके बाद दूसरी सरकार आने में एक संक्रमण का काल चलता है, अचानक वो बदल नहीं जाता है। सत्ता में रहने वाली पार्टी थोड़ी टूटती है, दूसरे से जुड़ती है, कोई अलायंस होता है, तब जाकर के संक्रमण काल आता है और फिर सत्ता बदलती है। तो अभी भी वैसा ही होगा। बीजेपी से टूट की हमें उम्मीद है, बीजेपी में टूट होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे निर्णय ले रही है जो स्वयं भारत विरोधी है, स्वयं देश विरोधी है, स्वयं भारतीय संस्कृति विरोधी है, स्वयं राष्ट्रवाद विरोधी है। तो ऐसे में जिन नारों के तहत जो लोग बीजेपी के साथ उम्मीद के साथ जुड़े थे वो लोग निराश हो रहे हैं, तो उनकी निराशा से वो उससे टूटेंगे। और फिर ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को आज सबसे ज्यादा चैंपियन किसने बनाया?
मोहन भागवत जी ने बनाया, बीजेपी ने बनाया। इतनी चर्चा तो कभी हुई नहीं इंडिया गठबंधन की जितनी आज हो रही है। इंडिया की चर्चा आज जितनी हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई। तो इंडिया को चैंपियन बनाने का सारा श्रेय मोहन भागवत जी और मोदी जी को जाता है। तो आने वाले समय में जब बीजेपी टूटेगी तो ये इंडिया और भी मजबूत होगी। तो इसके लिए तैयार रहिए। लोगों को चौंकाने वाली बात लग सकती है, मुझे चौंकाने वाली बात बिल्कुल नहीं लगती कि बीजेपी में टूट होने वाली है। जी जी जी। दरअसल मोदी जी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत पसंद आई थी, या बीजेपी को, तो इसलिए भारत